जय हिंद साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। हाजिर हैं जीके से एक और उपयोगी वीडियो लेकर। देखिए, जीके से डेली बेस आप लोगों को हम लगातार वीडियोस दे रहे हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आज है टॉप 50, यानी कि टॉप के 50 सवाल बार बार पूछे जाने वाले। अंत तक वीडियो को आप लोगों को देखना है। देखिए, सबसे पहला सवाल, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर लाहौर में? भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। दूसरी चीज़, सबसे पहली जो बैठक थी, सबसे प्रथम दिन का जो अधिवेशन था, ये दिल्ली में हुआ था, कौशल चैम्बर भवन में। कब? बात थी 9 दिसंबर 1946 की। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था ये अधिवेशन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। ठीक है। और इसी दिन सबसे बुजुर्ग सदस्य, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी तौर पर या कार्यवाहक रूप से 2 दिन के लिए, है ना, इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी यानी परमानेंट इसका जो सदस्य था और अध्यक्ष था वो बनाया गया था। दूसरा नंबर सवाल है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन यानी कि 9 दिसंबर वाला जो 1946 में, है ना, संविधान सभा का अधिवेशन था पहला, इसमें उद्घाटन अधिवेशन यानी पहले दिन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, इन्होंने ही की थी। ए विकल्प राइट है। सवाल नंबर 3 करिए, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? पहला सत्र संविधान सभा का, स्टार मार्क कर रहा हूं इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा का जो प्रथम सत्र था ये हुआ था 9 दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल करते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो परमानेंट ना होके केवल और केवल कार्यवाहक के रूप में रहे थे 2 दिन के लिए। 9 दिसंबर को बने, 11 दिसंबर को दूसरे बन गए थे, इतने ही पीरियड के लिए बने थे, है ना। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उस टाइम। संविधान सभा के स्थायी यानी परमानेंट, है ना, अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या सच्चिदानंद सिन्हा जी? बात है 11 दिसंबर 1946 की। संविधान सभा की सेकंड बैठक थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अभी बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सवाल नंबर 7 करते हैं, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? कितनी समितियां या कितनी कमीशनें जो थी वो बनाई थी? तो सही आंसर है 13 समितियां नियुक्त की थीं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा दोस्त। सवाल नंबर 8, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना होके डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ठीक है ना, बी.आर. अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्य संख्या थी 7, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अभी बताया मैंने, 7 सदस्य संख्या थी, याद रखो। अगला सवाल, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? सवाल नंबर 10, जो कि एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था वो रखा गया था, है ना, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कह सकते हैं, पंडित नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट है ये वाला। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस आधार पर लिए गए थे? तो वो लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर सभी निर्णय लिए गए थे। बी विकल्प राइट कर दो। सवाल नंबर 12 देखो, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया, लेकिन संविधान सभा ने इसे पारित किया था 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों डेट पूछी जाती है।
अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघवाली के। तो संघवाली के थे, आप याद रखिएगा 13 नंबर के लिए भी ऑप्शन राइट है, पंडित नेहरू जी। पंडित नेहरू जी याद रखना। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, फिर संविधान सभा के द्वारा। तो भारत के संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन डी राइट है। सवाल नंबर 15, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे जाते रहे के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी या पंडित नेहरू जी। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। ऑप्शन यहाँ आपका सी राइट है दोस्त। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा जो है, तिरंगा है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। तो जो तिरंगा है इसकी रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? 16वां नंबर क्वेश्चन राइट आंसर जाएगा 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। अगला सवाल करते हैं, संविधान सभा के कितने उपस्थित यानी प्रेजेंट सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? यानी सिग्नेचर कितने उपस्थित सदस्यों ने किया था संविधान सभा के, है ना, संविधान पर? तो याद रखना 284 यानी 284 सदस्य थे वहाँ पे उपस्थित, जिन लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो ऑप्शन यहाँ आपका 17 के लिए बी विकल्प राइट है। आगे बढ़ते 18वें नंबर सवाल की तरफ। भारत के लिए संविधान सभा की संरचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कि भाई है ना, भारत का संविधान निर्माण हो और उसके लिए एक संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था वो किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने किया था, है ना, 1924 में। स्वराज पार्टी 1924 याद रखना। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि 9 दिसंबर 1946 वाले दिन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। विकल्प यहाँ सी राइट है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभी ने निर्माण किया था लेकिन निर्माता माना जाता है बी आर अम्बेडकर को। तो बी विकल्प राइट है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? आज़ाद हिंद फौज का एक प्रमुख अधिकारी था शाहनवाज खान, ठीक है ना, शाहनवाज खान। तो विकल्प सी राइट है। अगले सवाल पर आ जाइए। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये लाइन किसने बोली थी? कि भाई मेरे पास खून पसीने और आंसू के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। तो ये लाइन बोली थी विंस्टन चर्चिल ने। विकल्प यहाँ आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ आपके गलत है कि सही है? सही है। लॉर्ड कर्जन विकल्प भी राइट है ना। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। आगे बढ़ते। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है? और फिर लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन में होता तो वो भी सही हो जाता उसके लिए, ठीक है ना। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन यहाँ आपका रहेगा 24 नंबर में, चौथा नंबर बिल्कुल राइट। 24 नंबर में ये वाला सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। और जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। किसने की थी? लाला हरदयाल, है ना, लाला हरदयाल। याद रखना ये चीज़ भी 1913 में गदर पार्टी। कहाँ मुख्यालय? सैन फ्रांसिस्को। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? तो कब छोड़ा था सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 1939 की बात है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। अगला सवाल है। किन राष्ट्रीय नेताओं को लोकहितवादी कहा गया था? तो किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया था? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख वो नेता था जिसे लोकहितवादी कहा गया था। अगला सवाल है। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था?
तो भाई स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो याद रखना ये चीज़, ये आंदोलन चंपारण से प्रारंभ किया गया था। 27 नंबर में ए विकल्प राइट है। और जो चंपारण आंदोलन है वो 1917 से है ना प्रारंभ किया गया था। चंपारण कहाँ है? तो आप रखिएगा याद, बिहार राज्य में है, बिहार की राजधानी पटना है। 1917 में चंपारण से ही महात्मा गांधी जी ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपिन, यानी इनमें से कोई नहीं बिल्कुल राइट है, क्योंकि ना तो क्रिप्स था, ना ही कर्जन था, ना ही लॉर्ड रिपिन था। फिर आखिर था कौन? तो वो था क्लेमेंट एंटिली, है ना, क्लेमेंट एंटिली ये था, है ना, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। याद रखो, स्वतंत्रता, है ना, भारत की आज़ादी के समय। आगे बढ़ते हैं। 1935 के भारत सरकार का जो अधिनियम था ये किस निर्णय से संबंधित था? 1935 यानी 1935 का भारत सरकार अधिनियम संबंधित था प्रांतीय स्वतंत्रता से। तो ऑप्शन यहाँ आपका दोस्त डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1955, तो सी ए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था इसमें। तो 1947 भारत स्वतंत्र हुआ और 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो 30 नंबर के लिए दोस्त ए विकल्प बिल्कुल यहाँ आपका राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़िए भाई। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पुस्तक या ये किसने आरंभ किया था? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक? तो सही आंसर जाएगा, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना, की शुरुआत की थी 1905 में। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दिल्ली चलो CS बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या दिल्ली चलो, है ना भाई, नेताजी भी नहीं कहते थे। तो 32 नंबर के लिए तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा। आगे, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में चला था असहयोग आंदोलन और 1922 में ये वापस लेना पड़ा था? तो किस कांड के कारण ये आंदोलन वापस लेना पड़ा था? 33 नंबर सवाल है। तो सही आंसर जाएगा चौरी चौरा कांड था जिसके कारण ये वापसी लेना पड़ा था। ये जो चौरी चौरा कांड था कब हुआ था? 1919 में हुआ था। चंपारण आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1917 में प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 1930 में। याद रखना ये चीज़, ठीक ना भैया। असहयोग आंदोलन 1920 शुरू और 1922 वापस। तो निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, है ना, लॉर्ड डलहौजी। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है ना भाई। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान हैं जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो 34 नंबर में दोस्त डी विकल्प राइट हो जाएगा। 35 नंबर सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ह्यूम ने बंबई में की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट और इन्होंने ये गौरव 1917 में हासिल किया था, है ना। ये सबसे पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो बनी थी। आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए हुए हैं? यानी केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक जो संबंध है ये किस आर्टिकल में दिए हुए हैं? तो आर्टिकल 352 से लेके 356 में दिए हुए हैं। 356 राष्ट्रपति शासन, 352 जो है वो है आपका राष्ट्रीय आपात और 360 पूछा जाता है इसमें वित्तीय आपात है। ये 3 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो 36 नंबर के लिए दोस्त यहाँ आपका डी विकल्प बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ जाते हैं। 37 नंबर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? जाति और धर्म, जाति धर्म और राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित और धर्म, या क्षेत्र और राष्ट्रीय हित? तो 37 नंबर सवाल में बी विकल्प राइट है। जाति धर्म और राष्ट्रीय हित ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ जाइए अगले सवाल पे। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना था? गोवा भारत के गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना था? गणतंत्र का मतलब होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे। तो गोवा जिसकी राजधानी पणजी है ये 1961 यानी कि 1961 में, है ना, भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा बना था। अगला नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? जनसंख्या नियोजन,
है ना। बताइए 39 नंबर सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। आर्थिक कर तो ये भी है, इकोनॉमिक नाजी ना, इनको नहीं रखा गया। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन को रखा गया है। अगर यहाँ हम देखें तो 39 नंबर में सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। जनसंख्या नियोजन आप लोग बिल्कुल राइट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ दो हैं तो दोनों को छोड़ना थोड़ी ना है, लेना है सभी को। आगे निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना था? तो सिंपल है भाई, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तीसरी अनुसूची थर्ड वाली किससे संबंधित है? 41 नंबर सवाल। तो तीसरी है भैया शपथ से, याद रखना, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सदस्यों या फिर आवंटन या फिर स्थानों का जो आवंटन सूची है वो दिया गया है? तो भी संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य भाई इतने, और ये जो संघ राज्य है यानी ये संघ शासित प्रदेश है, इनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में इतना इतना होगा। तो इसका जो आवंटन है ना, वो किस आर्टिकल में दे रखा है? तो वो चतुर्थ अनुसूची में दे रखा है। अनुसूची पूछा है, आवंटन आर्टिकल नहीं पूछा। 42 नंबर में ए विकल्प राइट है। 43 नंबर सवाल। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में है। तो याद रखना ये दूसरा नंबर विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, 22 भाषाओं का उल्लेख। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो भाई किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में? तो 44 नंबर सवाल में सही आंसर है 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। डी विकल्प इसमें राइट है बिल्कुल। आगे, किस राज्य के आरक्षक विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो कौन सा राज्य जिसके आरक्षक विधेयक को, तमिलनाडु राज्य जिसके आरक्षक विधेयक को है ना अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, याद रखना। पहले कितनी अनुसूची थी? तो पहले आपको पता है 8 थी, है ना, याद रखना ये चीज़, 4 जुड़ी हैं बाद में। आगे बढ़ते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों, दल बदल कौन सी अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में। तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस आर्टिकल या किस अनुसूची में? तो वो 10वीं अनुसूची में, आर्टिकल नहीं है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो 48 नंबर सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, कौन से राज्य में लागू नहीं होती? तो सही आंसर है मेघालय राज्य में लागू नहीं होती। 48 नंबर का भी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में दोस्त राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। अगला सवाल करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राज्यों के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा कौन सा देती है? तो वही वो देती है दूसरी अनुसूची, याद रखना। विकल्प यहाँ आप लोगों का 49 नंबर में ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना भैया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित है, कहाँ से 9वीं अनुसूची ली गई है? ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। पहला ही संविधान संशोधन था जिसके द्वारा इस 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान की जो 8 अनुसूची पहले से शामिल थी उसमें 9वां नंबर स्थान इसे मिला था। तो आज की वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन थे और आपको भी पढ़ के लगा होगा कि वाकई में ही टॉप 50 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।